Sonu Pandey, please stop presenting the screen. I will present the screen. आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो बेटा? प्लीज रिप्लाई. सृष्टि, आदित्य. Okay, some technical problem is here. Okay, wait. विक्रम सर, एक मिनट. हाँ, ये मतलब मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन को. ये सम प्रॉब्लम इज है और हमको लगता है कि इसमें कोई दूसरा बच्चा प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन को. बेटा आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो? आदित्य. ओके गुड. स्क्रीन को देख पा रहे हो आप? Yes, sir. अरे वेरी गुड. ओके, we will take 5 minutes more to join others and then we will start our class. Okay, if everyone is listening me, please write yes in chat box, then I will start my class. Okay, please write yes. सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ग्रेट महात्मा लिखा हुआ है. बेटा प्लीज रिप्लाई. चैट बॉक्स में आप लिखिए यदि आप मुझे देख पा रहे, स्क्रीन को देख पा रहे हैं. बेटा इसको आप बताइए मुझे. Okay, good. Okay, now we start our class. Okay, everyone is ready? Good.
ओके बेटा, हमने इसके पहले आपको 2 वीडियो शेयर किए थे नेशनलिज्म इन इंडिया से, और उन दोनों ही वीडियोस में हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। क्लियर? सभी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई मुझे यस बोले प्लीज़। यस सर। ओके गुड। हमने नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है। इसके पहले हमने 2 वीडियो शेयर किया था मैंने, और दोनों ही वीडियोस में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। आज हमारा पहला लाइव क्लास है, ठीक है, और सो हम उन टॉपिक्स पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट में, जिससे आपको फिर से रिकैप हो जाए और आप आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने 1 मिनट, समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। ओके गुड। Today maximum students have joined. Very good effort. ओके बेटा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्लियर? तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, मैंने आपको डिस्कस किया था, जो मैंने वीडियो शेयर किया था कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज गिवन बाय गांधी जी। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा दिया गया था। एज यू नो, गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। ओके, एंड उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह में किन बातों पे जोर दिया, उन्होंने किन बातों पे गौर करने के लिए कहा? उन्होंने कहा कि पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। उन्होंने ट्रूथ की पावर पे एम्फेसाइज किया है, ट्रूथ की पावर पे जोर दिया है, सत्य की शक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने सभी व्यक्तियों से कहा, सभी जितने भी इंडिविजुअल्स थे उन सभी से कहा कि आपको सत्य को खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने सत्य के पावर पे जोर दिया है। उनका कहना था कि यदि आपका गोल, आपका उद्देश्य सत्य के लिए है, आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के लिए है, तो आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यदि आपको अपने शत्रु को हराना है, अपने एनिमी को, अपने ऑपरेसर के साथ फाइट करना है, तो यू नीड नॉट टू हैव द फिजिकल फोर्स, यू जस्ट हैव द ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ हैज़ लॉट्स ऑफ पावर। सत्य में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और उन्होंने कहा यदि आप सत्य के साथ चलते हो, ट्रुथ के साथ चलते हो, तो अल्टीमेटली आपकी ही जीत होती है, आपको कोई हरा नहीं सकता। यू कैन नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन। ओके, तो ये था गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सजेस्टेड दैट द कॉज वॉज ट्रू, if struggle was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. आपको अपने ऑपरेसर के खिलाफ किसी भी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये गांधी जी का क्या था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह था। गांधी जी का जो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लंदन से लॉ की पढ़ाई करने के बाद जब गांधी जी भारत वापस लौटे, तो उन्होंने भारत में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन 1893 में ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका चले गए, जहाँ पे एक केस के सिलसिले में, एक भारतीय व्यापारी थे, उनका एक केस था, तो उस केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे देखा जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नस्ली भेदभाव हो रहा है। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया, ताकि जो भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया। और व्हेन इन 1915 में वो भारत लौटे,
सोचिए 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए और 1915 में वो इंडिया रिटर्न हुए। तो उन्होंने वही स्थिति यहाँ पे भी देखी, भारत में देखी, जो साउथ अफ्रीका में हो रही थी। उन्होंने यहाँ पे भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो शुरुआती दिनों में जब वो भारत लौटे, उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। पहला सत्याग्रह था चंपारण में। इसका अपनी गूगल मीट का लिंक जो है प्रिंसिपल सर को भेज दीजिए। ओके, 1 मिनट बेटा। वन मिनट बेटा, थोड़ा सा इंटरप्शन है। हेलो, सभी को आवाज़ सुनाई पड़ रही है? प्लीज यस और से यस और नो। यस सर। ओके गुड। थोड़ा सा इंटरप्शन है बेटा। मैं लिंक प्रिंसिपल सर को भेज रहा हूँ और प्रिंसिपल सर भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। क्लियर? ठीक। तो हमने बात किया था कि ठीक है, इनिशियल डेज में व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी लॉन्च द 3 कंसेक्टिव सत्याग्रह इन इंडिया। पहला सत्याग्रह जो उनका था वो चंपारण में था। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी? चंपारण में इंडिगो कल्टीवेशन की प्रॉब्लम थी। यस, चंपारण में इंडिगो कल्टीवेशन की प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे चंपारण में, बिहार में, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो नील के बागानों के मालिक थे, वो किसानों से फोर्सफुली उनसे नील की खेती करवाते थे और उनके नील को बहुत ही लो प्राइसेस में वो खरीदते थे और उसके बाद वो यूरोप में उसको बहुत ही हाई प्राइसेस में बेचते थे। तो बिहार में जो किसान थे वो इंडिगो प्लांटर से बहुत ही परेशान थे। तो 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था लखनऊ में। तो उस सेशन में चंपारण के एक किसान थे, पंडित रामचंद्र शुक्ल। वो गांधी जी से मिले। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो चंपारण आए। आपको पता है चंपारण कहाँ है? बिहार में ही है। गांधी जी एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू कम इन चंपारण एंड गांधी जी केम चंपारण एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया। 1 मिनट बेटा, समवन इज वांट टू ज्वाइन। ओके गुड, क्लियर। तो उन्होंने चंपारण आकर इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो जो भी किसान हैं, जो भी इंडिगो की खेती करते हैं, उनकी डिमांड को मानी जाए और किसी भी पीजेंट को, किसी भी फार्मर को, जो स्मॉल फार्मर है, उसको इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स ना किया जाए। तो इस प्रकार से 1917 में पहला बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में किया। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने खेड़ा में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा में अलग समस्या थी। जो छोटे किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था। जो ज़मींदार थे, ज़मींदार छोटे किसानों का बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो खेड़ा में भी गांधी जी ने सक्सेसफुल सत्याग्रह किया और जो भी पीजेंट्स की जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को उन्होंने ज़मींदारों के सामने रखा और ज़मींदारों ने उन सभी डिमांड्स को मान लिया। ठीक है, एक्सेप्ट किया, कंसिडर किया। और जो तीसरा सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, वो था अहमदाबाद में। ठीक है, मिल वर्कर्स के लिए। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की क्या समस्या थी कि मिल, जो फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे किसानों से बहुत ही लंबे समय के लिए उनके 8 से 9 घंटों तक उनसे काम लिया जाता था। उनके वेजेस बहुत ही कम थे। दे वर गिवन वेरी लो वेजेस एंड दे वर फोर्स टू वर्क फॉर 8 to 9 आवर्स विच वॉज वेरी हार्ड। तो बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था, जिसके कारण से वहाँ के जो मिल मजदूर थे बहुत ही परेशान थे। और जब ओवर टाइम करते थे वर्कर्स, तो उनको कोई भी बोनस, कोई भी उसका एक्स्ट्रा वेज नहीं दिया जाता था। तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, एक मूवमेंट किया। और वहाँ पे जो भी मिल वर्कर्स की, जो भी मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी समस्याओं को वहाँ पे रखा उन्होंने और उनकी समस्याओं का हल भी हुआ। जो मिल ऑनर्स थे,
उन्होंने गांधी जी की बात को सुना, गांधी जी की बात को माना और मिल वर्कर्स की जो भी समस्याएं थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई। इन दिस वे गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन इनिशियल डेज। In 1917, first in Champaran, then in 1917 in Kheda, Gujarat, and in 1918 in अहमदाबाद। ओके, तो इस प्रकार से गांधी जी ने 3 सत्याग्रह चलाया था शुरुआती दिनों में। ये आप सभी को आई थिंक क्लियर हो गया है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था और गांधी जी के द्वारा जो 3 सत्याग्रह चलाए गए थे वो क्या था। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड विच वर द सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन हिज इनिशियल डेज आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। तो भारत लौटने के बाद शुरुआती दिनों में उन्होंने कौन से सत्याग्रह चलाए, तो आपको लिखना है चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। क्लियर है? प्लीज यस और नो प्लीज टेल। यस सर। ओके, वेरी गुड। एक मिनट में देखूं कोई ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं मुझे। नो, ओके एवरीवन, ठीक है, सभी ज्वाइन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोलैट एक्ट क्या था? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारी सेडिशियस एक्टिविटीज चल रही थी। सेडिशियस एक्टिविटीज किसे कहते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ जब आप कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी काम करते हो, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, गवर्नमेंट की जो भी लॉज हैं, ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे सेडिशियस एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उसको देशद्रोह कहा जाता है। क्लियर है? तो उस समय भी भारत में बहुत सारी सेडिशियस एक्टिविटीज़ हो रही थी और बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत सारे हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे एक्टिविटीज़ में शामिल थे और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए थे। तो गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा वरीड थी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरह की जो भी आपकी प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडियंस के द्वारा, तो इनको कर्ब किया जाना चाहिए, इनको सप्रेस किया जाना चाहिए। क्लियर? तो उस समय जस्टिस रोलैट, सिडनी रोलैट की उनकी एक कमेटी, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसे रोलैट कमेटी कहा गया। इसको सेडिशन कमेटी भी कहा गया था। क्लियर? 1919 में 1919 में सिडनी रोलैट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई ताकि भारत में जो भी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको जल्द से जल्द सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके। तो इस प्रकार से सिडनी रोलैट ने एक कानून के लिए, उन्होंने एक लॉ बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया जिससे जितनी भी सेडिशियस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। वो कानून क्या था? ये कानून ये था कि देखिए यहाँ पे, इट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allow detention for political prisoners without trial 2 years। ठीक है, इस प्रकार से इस कानून ने गवर्नमेंट को इतना पावर दे दिया कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो रिप्रेस कर सके, सप्रेस कर सके, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को शक है, जो भी इंडियंस हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा से सस्पिशन है, थोड़ा से भी डाउट है कि ये किसी न किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी न किसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल है, उसको गिरफ्तार करके बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल दे। क्लियर? तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को एक पावर मिल गया कि अब किसी को भी, ठीक है, हुसोइवर, जो भी इंडियंस थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा से भी सस्पिशन था, थोड़ा सा भी डाउट था कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, उनको वो पकड़कर अरेस्ट करते थे और 2 साल के लिए उनको डिटेन कर देते थे, उसको जेल में डाल देते थे बिना किसी ट्रायल के। तो इस प्रकार से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनको गवर्नमेंट अरेस्ट करने लगी और उनको जेल में डालने लगी। तो गांधी जी ने जब देखा कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई कानून बनाया है, तो गांधी जी वॉज वेरी अनअनवाइड, ही वॉज वेरी सैड एंड ही टोल्ड दैट दिस इज द अनजस्ट लॉ। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लीज सर लाउड आवाज थोड़ा से प्लीज।
महात्मा गांधी ने फिर उन्होंने कहा कि ये अनजस्ट लॉ है, ये अन्यायपूर्ण कानून है, इस तरह का कोई कानून नहीं होना चाहिए। एंड फॉर इट ही कॉल्ड फॉर हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। उन्होंने रोलैट सत्याग्रह करने का निर्णय लिया 6 अप्रैल को। क्लियर? लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने रोलैट सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, लेकिन 8 अप्रैल को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर? सोचिए, यहाँ पे 6 अप्रैल को उन्होंने एक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 1 मिनट बेटा, रुखसाना वांट्स टू ज्वाइन अस। ओके गुड। रोलैट सत्याग्रह की, रोलैट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब गांधी जी ने देखा कि इस तरह का कानून बना है कि किसी भी इंडियन को, कोई भी जो भी इंडियन है उसको गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए बिना किसी ट्रायल के, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो रोलैट सत्याग्रह करेंगे, इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने 6 अप्रैल को सभी से आह्वान किया, सभी से उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को रोलैट सत्याग्रह स्टार्ट होगा। लेकिन आफ्टर 1 डे, ठीक है, ऑन 8 अप्रैल ही वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। उनको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया। क्लियर? और जिसके कारण से दिल्ली में बहुत ज़्यादा एजिटेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे, और ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो गए। केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद में और पंजाब में, हर जगह पे जब लोगों ने सुना कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने गांधी जी के इस अरेस्ट का विरोध किया और जगह जगह पे लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही प्रदर्शन अमृतसर में भी हुआ। अमृतसर में क्या हुआ था कि अमृतसर के 2 बहुत ही फेमस लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने भी इसका विरोध किया, उन्होंने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उनको भी अरेस्ट कर लिया। क्लियर? तो 10 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब 10 अप्रैल को उनको अरेस्ट किया गया तो अमृतसर की जो जनता थी उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इस पीसफुल प्रोसेशन में, ये बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस में, ब्रिटिश पुलिस ने फायर कर दिया, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग उग्र हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा था, क्योंकि एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था गिरफ्तारी का, लेकिन उस पर भी पुलिस ने गोली चलाई। तो जब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक्ड हो गए, बहुत ही ज़्यादा लोग एंगर्ड हो गए, दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे, बैंक्स पे अटैक करना शुरू किया। एंड ड्यू टू विच मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर। मार्शल लॉ क्या होता है? जैसे लॉकडाउन, जैसा आजकल अभी चला था लॉकडाउन, या कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है? किसी को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती है, कोई शॉप्स नहीं खुल सकती हैं, कहीं पे भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, गैदर नहीं हो सकते हैं, तो इसको कर्फ्यू कहा जाता है, और उस समय इसको मार्शल लॉ कहा जाता था। सभी को आवाज़ जा रही है बेटा? हेलो? यस सर। ओके, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो इसको, हाँ ठीक ठीक, ओके, इसको मार्शल लॉ कहा जाता था। क्लियर? तो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 फेमस लीडर्स ऑफ अमृतसर, वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस। ओके, तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद जनरल डायर, जिसमें ब्रिटिश पुलिस का वहाँ पे कमांडर था, उसने अमृतसर की कमांड को अपने हाथों में ले लिया। अब जब इस तरीके से मार्शल लॉ लागू हो गया, तो 13 अप्रैल को अमृतसर की जनता जो थी, उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के विरोध में उन्होंने एक मीटिंग रखी। वो मीटिंग कहाँ पे रखी गई? जलियांवाला बाग में। आपने इस नाम को सुना भी होगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड गदर हुआ, बहुत सारे लोग गाँव से आकर वहाँ पे इकट्ठा हुए। और ये जलियांवाला बाग अमृतसर से थोड़ा से आउटसाइड में था। जलियांवाला बाग अमृतसर सिटी में नहीं था, बल्कि थोड़ा से आउटसाइड में था, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। क्लियर? तो वहाँ पे जब गांव से लोग, विलेजेस से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, तो लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ पे अभी मार्शल लॉ लागू है, कर्फ्यू लागू है, और लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। क्लियर? फिर भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जलियांवाला बाग क्या है? वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, एक बहुत ही बड़ा प्लेस था,
जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, और उसमें एक ही एग्जिट था, एक ही एंट्री था, उसी से एंट्री भी था, उसी से एग्जिट भी था, एक ही गेट था। ठीक, इस प्रकार से जब वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ पे मीटिंग चलने लगी, तो तभी जनरल डायर, ठीक, जिसका पूरा नाम था रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, आप इस नाम को याद रखिए, रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसको जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो जनरल Yes, डायर sir. ने उस भीड़ को, जब वहाँ पे उन्होंने देखा भीड़ इकट्ठा है, तो उस भीड़ को वार्न किया, उस क्राउड को वार्न किया कि यहाँ पे आपको इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, यू वर नॉट अलाउड टू गैदर हेयर। फिर भी लोगों ने उनकी बात, जनरल डायर की बातों को अनसुना किया। पीपल इग्नोर्ड जनरल डायर। तब जनरल डायर ने उस भीड़ को 3 मिनट का समय दिया कि उस पूरे प्लेस को खाली कर दिया जाए। ये बहुत ही कम समय था, इट वॉज वेरी लेस टाइम टू वैकेट द प्लेस वेयर 20,000 पीपल गदर्ड, जहाँ पे 20,000 लोग इकट्ठा हैं और 3 मिनट का उनको समय दिया जाए कि उस स्थान को खाली कर दें। इट वॉज इम्पॉसिबल। एंड आफ्टर 3 मिनट जनरल डायर ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर ऑन क्राउड। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि लोगों पे वो फायर करें। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, कैसे उस समय भयावह, कितनी मतलब टेरर जैसी स्थिति रही होगी कि वहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठा है और ओपन फायर हो रहा है, और इस तरीके से लोग इधर उधर भागने लगे। एक ही एग्जिट था, उसी एग्जिट पे जनरल डायर खड़ा था अपने सिपाहियों के साथ। पीपल हैड नो एग्जिट टू वैकेट द प्लेस, टू रन अवे। लोगों के पास कोई भी ऐसा गेट नहीं था, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिससे वो बाहर भाग सकें, और इस प्रकार से लोग मरते रहे, और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे और 8,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जो ब्रिटिश पुलिस की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि ओनली 379 पीपल वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। केवल 379 लोग ही मरे हैं, जबकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। यदि आप जलियांवाला बाग को विजिट करें, आज भी वहाँ पे गोलियों के निशान आप देख सकते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ा मैस्क्री था, बहुत ही बड़ा नरसंहार था ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके कारण से जो इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन था वो एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया, और अब लोग इंस्पायर्ड हुए कि अब एक ऐसा फाइट दिया जाए, एक ऐसा विरोध किया जाए, एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ये जलियांवाला बाग हम कह सकते हैं बेटा कि ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए, क्योंकि इसके पहले जो भी नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे वो हम कह सकते हैं पैसिव थे, एक्टिव मूवमेंट्स नहीं थे। डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के को थ्रेट नहीं किया जाता था इसके पहले मूवमेंट्स में, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद, इस घटना के बाद जो भी मूवमेंट्स हुए भारत में, वो बहुत ही एक्टिव मूवमेंट्स थे, और इन एक्टिव मूवमेंट्स के कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ गया कि अब वो जो इंडियंस की डिमांड है उसको मान ले। ठीक है, और आगे हम इसके लिए चर्चा भी करेंगे वो कौन से मूवमेंट्स थे। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया रोलैट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग मैसेक्री क्या था। आपके एग्जाम में आता भी है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन रोलैट एक्ट। तो रोलैट एक्ट में लिखना है आपको कि 1919 British government passed an act which gave the British police enormous power to arrest Indians and detained them for 2 years without trial. ओके, तो इसमें आपको लिखना है कि रोलैट एक्ट क्या था, कि रोलैट एक्ट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें ब्रिटिश पुलिस को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतनी पावर मिल गई कि वो किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। क्लियर हो गया आपको? प्लीज यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। और जलियांवाला Yes, बाग sir. इंसिडेंट पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि जलियांवाला बाग का इंसिडेंट क्या था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में आपको लिखना है कि ऑन 13 अप्रैल 1919 a crowd gathered in Jallianwala Bagh, and at that time martial law was imposed in Amritsar and no one was allowed to gather. Sorry, people were not allowed to gather at any place, but large number of people gathered in Jallianwala Bagh. At the same day, General Dyer reached there and warned the crowd to vacate the place, but crowd did not vacate.
people did not vacate the place, and then General Dyer ordered indiscriminate fire on people, on crowd, in which large number of people were killed, many were wounded, many were injured, and this incident proved to be turning point for Indians as well as for British. दोनों के लिए ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, इंडियंस के लिए भी और ब्रिटिश के लिए भी. क्लियर? ओके, हम आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट क्या था? आपने मीटिंग का लिंक पर्सनल प्रिंसिपल सर को भेजा कि स्टाफ ग्रुप पे? नहीं, प्रिंसिपल सर को भेजा मैंने. पर्सनल? हाँ, ये देखिए सर. ओके, नाउ द खिलाफत मूवमेंट हमको डिस्कस करना है. खिलाफत मूवमेंट क्या था? एज यू नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था 1914 में शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला था. क्लियर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये दो पावर्स के बीच में हुआ था, एलिस पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था. ठीक, एलिस पावर में आपके क्या थे? आपने इसको पढ़ा है बेटा ना, क्लास 9th में एलिस पावर और सेंट्रल पावर के पढ़ा है कि नहीं? हेलो, यस और नो? आपने रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म में दोनों में ही पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट बिटवीन सेंट्रल पावर एंड एलिस पावर. तो एलिस पावर में यूएसए, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ये सभी थे. क्लियर? और जो सेंट्रल पावर थे उसमें जर्मनी था, उसमें इटली थे, उसमें ऑटोमन एम्पायर था. ऑटोमन एम्पायर जिसको हम आज टर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की जिसे कहते हैं. क्लियर? तो ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने टर्की के ऊपर अटैक किया. इस प्रकार से टर्की और ऑटोमन एम्पायर जिसे कहते हैं हम, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ जिसमें ऑटोमन एम्पायर की हार होती है. उस समय ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था उसको खलीफा कहा जाता था. ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान जो था उसको हेड कहा जाता था. जैसे अपने आप प्रेसिडेंट होते हैं हेड, वैसे उस समय वहाँ ऑटोमन एम्पायर में क्या था, आपका वहाँ पे सुल्तान वहाँ का हेड हुआ करता था जिसे खलीफा कहा जाता था. तो उस समय खलीफा पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस हेड हुआ करता था. ठीक है, मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंसीडर्ड खलीफा एज द रिलीजियस हेड. खलीफा बहुत सम्मानित नज़रों से देखा जाता था पूरे दुनिया में. पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे वो खलीफा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उसको अपना धार्मिक गुरु समझते थे. क्लियर? जब ऑटोमन एम्पायर की हार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की, 1 मिनट बेटा. ओके, प्रिंसिपल सर इज गोइंग टू ज्वाइन अस. ओके, क्लियर? तो ऑटोमन एम्पायर की जब हार होती है, ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, देन पावर ऑफ खलीफा को जैसे मैंने बताया आपको कि खलीफा वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम अक्रॉस द वर्ल्ड. खलीफा पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का रिलीजियस हेड हुआ करता था. तो ऑटोमन एम्पायर की जब हार होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो खलीफा की जितनी भी पावर्स थी उन पावर्स को कम कर दिया गया. मीन्स खलीफा का जो पद था, खलीफा का जो रैंक था, जो इसकी प्रतिष्ठा थी, जो इसकी डिग्निटी थी, इसको कम कर दिया गया. ब्रिटेन ने खलीफा की सारी पावर्स को कम कर दिया, सारी पावर्स को उसको इसकी पोजीशन को एकदम वीक कर दिया. जिसके कारण से न केवल इसके कारण से जो इंडियन मुस्लिम थे उनके अंदर बहुत ही नाराज़गी बढ़ी, क्योंकि इंडियन मुस्लिम भी खलीफा को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे. जब ब्रिटेन ने खलीफा की पावर्स को वीक करना शुरू किया तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे दे बिगैन प्रोटेस्टिंग इट. उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया. इंडियन मुस्लिम वांटेड टू रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की कि आप खलीफा की पावर को वीक मत करिए, उसकी पावर को कम मत करिए और उसकी पावर को रिस्टोर करिए, उसकी पोजीशन को रीस्टोर करिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया. ठीक, देन यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो मुस्लिम ब्रदर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली,
उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया कि हम एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जिससे खलीफा की जो भी पावर्स हैं रिस्टोर हो जाएं और जो भी डिमांड्स हमारी इंडिया में हैं, जो हम इंडिया में स्वराज चाहते हैं, अपना शासन चाहते हैं, वो भी हमें मिल जाए। गांधी जी ने जब ये सुना कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि इसके पहले जो मुस्लिम्स थे दे हैड लॉट्स ऑफ फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फेथ रखते थे, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एक, ठीक है, एक रिफ्ट पैदा कर दिया था, एक खाई बना दी थी। उन्होंने 1909 में एक रिफॉर्म लाया था, आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, किस प्रकार से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खाई पैदा कर दी। 1909 में एक रिफॉर्म उन्होंने लाया जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या कहा गया कि मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, एक सेपरेट चुनाव क्षेत्र बना दिया जहां पे केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं चुनाव में और मुस्लिम ही उनको वोट कर सकते हैं। सोचिए, इस प्रकार से उनको पॉलिटिकल पावर दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और एक ऐसा र्यूमर फैलाना शुरू किया, एक ऐसा र्यूमर क्रिएट करना शुरू किया कि हिंदू जो हैं आपको कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं देना चाहते हैं, और हम आपको ये पॉलिटिकल पावर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, इंडिया में, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। तो जिसके कारण से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो दूरी थी वो बढ़ गई थी। लेकिन जब यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली ब्रदर्स थे जो मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये दोनों ही मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, जब उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन शुरू किया कि एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। गांधी जी लुक्ड इट एज अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड लॉन्च अ मैसिव मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब गांधी जी को एक मौका देखा कि क्यों ना हम हिंदू और मुस्लिमों को एक करके अब एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में दम कर दे। तो इस प्रकार से गांधी जी एग्रीड हो गए कि यस, हम ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिससे खलीफा की पावर भी रिस्टोर हो जाए और जो हमारी डिमांड है इंडिया में, जो हम स्वराज चाहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाए, वो भी हमारा गोल हमको अचीव हो जाए। तो इस प्रकार से गांधी जी ने इसके लिए कांग्रेस के दूसरे लीडर्स, कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैंने आपको बताया है पहले ही, तो इस प्रकार से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट दोनों को साथ साथ शुरू करने की सहमति दी, और इस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के लिए। टू रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा, द खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट पे शॉर्ट नोट की, एंड या वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया। तो आपको लिखना है कि इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन ऑटोमन टर्की वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, देन द पोजीशन ऑफ खलीफा वॉज वीकेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। खलीफा की जो पोजीशन थी इसको वीक कर दिया गया, एंड पावर्स ऑफ खलीफा was taken away by the British government, and which led to the a widespread angerness among the Muslims. हेलो, यस सर। ओके बेटा, थोड़ा सा इंटरप्शन था, टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, जिसके कारण से आप मुझे देख सकते हो। यस सर। ओके यस सर। ओके, नाउ वी रिज्यूम आवर क्लास। क्लियर? स्टार्ट प्रेजेंटिंग करना पड़ेगा ना पहले। एक मिनट कर दीजिए। स्टार्ट करें। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। हम खिलाफत मूवमेंट पे मैं आपसे बात कर रहा था कि खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ और खिलाफत मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था। खिलाफत मूवमेंट पे हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से खलीफा की जो भी पावर्स थी उनको, ठीक है, कम कर दिया गया, और कम करने के बाद इसके कारण से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर एक नाराज़गी थी, गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ,
और इंडियन मुस्लिम्स में भी वो गुस्सा था, जिसके कारण से इंडियन मुस्लिम्स जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट फेथ रखते थे, विश्वास रखते थे, नाउ दे वर एंगर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दे वांटेड टू रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा. तो उन्होंने खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के लिए गांधी जी के साथ मीटिंग करके एक मास एक्शन को लॉन्च करने की बात पे गौर किया, जिसके कारण से एक मास एक्शन हुआ, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, जो स्वराज के लिए था वो स्टार्ट हुआ था. इस पे हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑटोमन टर्की का किस प्रकार से ऑटोमन टर्की जो था उसके हेड सुल्तान जो कि खलीफा कहा जाता था, उसकी पावर्स को कम कर दिया गया था और उसकी पोजीशन को वीक कर दिया गया था. वाई नॉन कोऑपरेशन? गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च किया था. तो नॉन कोऑपरेशन क्यों? गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज, गांधी जी ने एक बुक लिखी है 1909 में, उन्होंने इस बुक को लिखा था. इन इस बुक हिंद स्वराज गांधी जी रोट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रूलिंग हेयर बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है क्योंकि हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोऑपरेशन से ही उन्होंने यहाँ पे सरवाइव किया है और वो यहाँ पे हमारे कोऑपरेशन से ही रूल कर रहे हैं. यदि हम अपने कोऑपरेशन को रिफ्यूज़ कर दें, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करें, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. और एक कोलैप्स बहुत ही जल्दी होगा. और स्वराज हमें, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट का, कि अपनी सरकार हो, इंडियंस की गवर्नमेंट हो, वो बहुत ही जल्द हमें ये गोल अचीव हो जाएगा. गांधी जी ने अपने इस बुक में लिखा है, आपके एग्जाम में भी आता है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है, हु रोट हिंद स्वराज, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी राइट इन हिज बुक हिंद स्वराज, ब्रिटिश आर रूलिंग हेयर बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन. इफ वी रिफ्यूज आवर कोऑपरेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल would collapse within a year and स्वराज would come. स्वराज आसानी से हमें मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार से कोऑपरेट नहीं करना है, हमारे कोऑपरेशन से, हमारे सहयोग से ही, क्योंकि वो फॉरेनर हैं, वो हमारे देश के नहीं हैं. दे आर फॉरेनर, दे आर नॉट ऑफ आवर ओन कंट्री. दे केम एज अ ट्रेडर एंड लेटर दे बिगिन रूलिंग ओवर अस. हमारे ऊपर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, वो ट्रेडर के रूप में आए थे. एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन. उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया है क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है, हमने उनका सहयोग किया है. हम सहयोग न करते तो हमारे ऊपर वो कोऑपरेट, हमारे ऊपर वो रूल न कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, हम जब कहीं नई प्लेस पे जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो हमें उस नए प्लेसेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है. वी आर इंटायरली इग्नोरेंट अबाउट न्यू प्लेसेस. लेकिन हम वहाँ के लोकल से सहायता लेते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं उनकी सहायता लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, तब जाके हमें उस प्लेस के बारे में मालूम चलता है, उस प्लेस की ज्योग्राफी के बारे में मालूम चलता है, सोशल जो वहाँ पे इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में मालूम चलता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या हैं. हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चल जाता है क्योंकि लोकल पीपल हमारी सहायता करते हैं. और धीरे धीरे हमारा इन्फ्लुएंस, यदि हम स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ने लगता है. लेकिन यदि वही लोकल पीपल हमारी सहायता न करें, इफ़ लोकल पीपल डू नॉट हेल्प अस, डू नॉट कोऑपरेट विद अस, वी कैन नॉट डू एज वी थिंक. जैसा हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे. तो यही चीज़ ब्रिटिश के साथ हुआ था. ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल किया क्योंकि इंडियंस ने उनकी सहायता किया. इंडियंस कोऑपरेटेड विथ ब्रिटिश. तो इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि हमें उनके साथ कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है. उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टाइटल्स दिए गए हैं, जो भी उपाधियां दी गई हैं, उनको हम सरेंडर कर दें. जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनको हम वापस लौटा दें. हम जो भी सिविल सर्विसेज हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सर्विसेज करते हैं, वो सर्विस पे जाना छोड़ दें. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लोग उसके लिए इलेक्शंस
कॉन्टेस्ट करते हैं वो इलेक्शन लड़ना छोड़ दें। स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ब्रिटिश स्कूल में, बच्चे स्कूल जाना छोड़ें। फॉरेन गुड्स को हम बाइकआउट करें। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तब जाके ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स होगा और हमें स्वराज अचीव होगा। ये गांधी जी का कहना था। बेटा आवाज जा रही है मेरी आपके पास? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। तो इस प्रकार से गांधी जी ने एक मैसेज लोगों में दिया कि हमें नॉन कोऑपरेशन करना है, ठीक है। वी वुड नॉट हैव टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ वी वांट टू अचीव स्वराज। लोगों में उन्होंने मैसेज दिया कि हमें नॉन कोऑपरेट करना है, नॉन कोऑपरेशन करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, तब जाके हमें स्वराज अचीव होगा। लेकिन जब स्वराज का उन्होंने दिया, स्वराज की नॉन कोऑपरेशन का प्रपोजल उन्होंने कांग्रेस के साथ डिस्कस किया, कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया, तो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इस प्रकार से हमें स्वराज बिल्कुल भी हासिल नहीं होगा, वी कैन नॉट अचीव स्वराज इन दिस वे, इन दिस मैनर, कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करें और हमें स्वराज मिल जाएगा। क्योंकि उसमें से कुछ मेंबर्स थे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि आने वाले चुनाव में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस में वो कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कुछ सीट्स इंडियंस के लिए भी थी। तो इस प्रकार से जो विधान परिषद थी ब्रिटिश की, उनमें कुछ सीट्स भारतीयों के लिए भी थी, जिसके लिए चुनाव होते थे, जिसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स उस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि हम इसका बाइकआउट करें, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करें। तो काफ़ी डायलेमा था कांग्रेस में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए कि ना किया जाए, ये ठीक रहेगा कि नहीं, क्या इससे कोई गोल अचीव होगा कि नहीं होगा। लेकिन फाइनली इन नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने देखिए यहाँ पे, फाइनली एट कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 a compromise worked out and non-cooperation program was adopted। नागपुर सेशन में कांग्रेस का एक सेशन हुआ। कांग्रेस का सेशन हर साल होता था, कांग्रेस के लीडर्स की बैठक होती थी जिसे कांग्रेस सेशंस कहा जाता था। तो उस बैठक में जो कि नागपुर में आयोजित की गई थी दिसंबर 1920 में, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया यूनानिमसली, सबकी सहमत से। और इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का जो रास्ता था वो साफ हो गया था। दिस नागपुर सेशन पेव्ड द वे फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए इसने रास्ता दिया, रास्ता खोल दिया। क्लियर? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस कांग्रेस के किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो पास हो गया था। तो आपको लिखना है नागपुर सेशन, ठीक है। कांग्रेस के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो पास हो गया था। इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का जो प्रोग्राम था अब तैयार हो चुका था। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ? नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का जो ये मैसेज था, जो ये इसकी न्यूज़ थी, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गया। इसका साउथ इंडिया में प्रभाव थोड़ा से कम था, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में इसका जो मैसेज था कि गांधी जी हैज़ लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये जब मैसेज लोगों में पहुंचा तो लोगों ने बहुत इंथुजियास्टिकली, बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। तो सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में शुरू हुआ, क्योंकि गांव में पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला शहरों में देखने को मिला, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने, विभिन्न सामाजिक समूहों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। किसानों ने किया, बच्चों ने किया, टीचर्स ने किया, महिलाओं ने किया, बड़े जमींदारों ने किया, आदिवासियों ने किया,
जो प्लांटेशंस में वर्कर्स काम करते थे उन्होंने भी किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्याएं थी, हर वर्ग की समस्याएं थी। ईच सोशल ग्रुप हैड इट्स ओन प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी समस्याएं थी और सभी को आशा था, ठीक है, ऑल सोशल ग्रुप्स होप दैट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वुड सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। सभी को लगा, सभी को आशा थी कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से उनकी जो भी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, सभी को आशा थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहां पे हुआ, शहरों में इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो शहरों में किस प्रकार से शुरू हुआ, शहरों में जैसा हम जानते हैं मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं। एज वी नो दैट इन सिटीज, इन टाउन एरियाज, मिडिल क्लास पीपल लिव। They enthusiastically participated in non-cooperation movement. As teachers resigned, अध्यापकों ने रिजाइन कर दिया। Lawyers gave up their legal practices. जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशी सामान आते थे, जो ब्रिटेन से सामान भारत आता था, उन सभी सामानों को लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया। लिकर शॉप्स और पिकेटेड, लिकर शॉप्स जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, बहुत ज़्यादा पैसा आता था, लोगों ने उन शराब की दुकानों के सामने धरना देना शुरू किया, उन दुकानों को बंद करवा दिया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इनटू ह्यूज बोनफायर्स, जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, विदेशी कपड़े थे जिनको लोग पहनते थे, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में हुआ करते थे, उन सभी कपड़ों की होलिका जलाई गई, उनको आग में जला दिया गया। तो इस प्रकार से एक बहुत ही मैसिव मूवमेंट शुरू हुआ। ये मूवमेंट बहुत ही इंथुजियास्टिकली शुरू हुआ, लोगों ने बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि शहरों में ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया। इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ, इसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा हुआ। जब लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, लोगों ने फॉरेन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, स्कूल और कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, दे लेफ्ट देयर स्कूल्स। तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ, आर्थिक हानि बहुत हुई। विदेशी कपड़े जो कि बहुत ज़्यादा आते थे वो आधे हो गए इंपोर्ट में, उनकी संख्या आधी हो गई, क्योंकि अब डिमांड ही नहीं थी, कोई विदेशी कपड़े पहनता ही नहीं था। फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान जिनको लोग यूज करते थे, लोगों ने विदेशी सामानों को यूज करना छोड़ दिया। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। लेकिन यह मूवमेंट धीरे धीरे शहरों में बहुत धीरे हो गया। दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर वेराइटीज ऑफ रीजंस। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे क्यों ये मूवमेंट स्लो हो गया सिटीज में। पहला कारण, खादी, लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना छोड़कर खादी को पहनना शुरू कर दिया। पीपल बिगैन वियरिंग खादी इन प्लेस ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। बट यू नो, खादी इज हैंड वोवन क्लॉथ। खादी हाथ से बुने कपड़े होते हैं, उस समय भी बुने जाते थे, और हाथ से बुनने के कारण से ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे। फैक्ट्री मेड क्लॉथ्स के कंपैरिजन में खादी बहुत ही एक्सपेंसिव थे। अमीर लोग तो पहन सकते थे, अमीर लोग तो खादी खरीद सकते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो इसके प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। शुरुआत में तो लोगों ने खादी पहनना शुरू किया, लेकिन वो बहुत दिनों तक इसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, क्योंकि खादी का दाम बहुत ज़्यादा होता था, खादी के कपड़ों का दाम बहुत ज़्यादा होता था, और गरीब लोग इसको नहीं खरीद सकते थे। तो गरीब लोगों ने फिर से फॉरेन क्लॉथ को पहनना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से लॉयर्स जिन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया था, जो वकील थे, उन्होंने पाया कि कोई भी इंडियन कोर्ट उनके स्थान पे नहीं ओपन हुए।
टीचर्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, दे डिड नॉट फाइंड Indian schools, Indian colleges where they could work. In same fashion, students who left schools, they could not find Indian schools and colleges. They again rejoined the British colleges. जो स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था, उन्होंने पाया कि कोई भी स्कूल नहीं है, कहाँ पे वो पढ़ें, दोबारा उन्होंने उसी ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, टीचर्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने भी फिर से ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कहने का ये है कि पीपल डिड नॉट फाइंड एनी अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश थिंग्स। ब्रिटिश चीज़ों के स्थान पे उन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं पाया, जिसके कारण से दे अगेन रिज्वाइंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, दे अगेन यूजिंग foreign goods, they again started wearing foreign clothes. उन्होंने फिर से फॉरेन क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन गुड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, टीचर्स जो थे जिन्होंने लेफ्ट कर दिया था स्कूल्स को, उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार से शहरों में ये जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, धीरे धीरे स्लो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये अचानक शुरू हुआ, अचानक खत्म हो गया। इट डजंट मीन दैट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सडन स्टार्टेड एंड सडन एंडेड। नो, स्लोली स्लोड डाउन, ग्रेजुअली स्लोड डाउन, धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये धीमा पड़ गया। अब ये शहरों की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो न्यूज़ थी, अब कहाँ पे पहुंची ये धीरे धीरे, कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाकों में भी इसकी न्यूज़ पहुंची। क्योंकि गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, बच्चों मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। ओके बेटा, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डोंट हेजिटेट। ठीक है, एट इन एनी टॉपिक। ठीक है, ठीक है, इन एनी टॉपिक इफ यू फेस प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके, क्लियर? ओके, तो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं कि शहरों में किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, और धीरे धीरे किस प्रकार से ये शहरों में, सिटीज़ में, टाउन्स में स्लो हो गया। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहा। दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू ओनली सिटीज़, नॉट ओनली लिमिटेड टू टाउन्स, बट आल्सो दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेडेड इन कंट्री साइड। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में भी फैला, ग्रामीण इलाकों में भी फैला। ग्रामीण इलाकों में लोगों की अपनी अलग समस्याएं थीं। ग्रामीण इलाकों में आपको जैसा मालूम है, कंट्री साइड में ज़्यादातर फार्मर्स रहते हैं, लोअर कास्ट के पीपल रहते हैं, छोटे किसान रहते हैं, ज़मींदार रहते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थीं। लेकिन ज़्यादातर समस्याएं इस पीजेंट्स की थीं, छोटे किसानों की थीं, लोअर कास्ट पीपल की थीं, जिनको बहुत सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करना पड़ता था, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस को फेस करना पड़ता था, और जिसके कारण से लोग इसका विरोध भी करते थे। लेकिन ये विरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि उनको कोई लीडरशिप नहीं मिला था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिसका कारण से वो इसका एक फोर्सफुली, एक स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ये न्यूज़ कंट्री साइड में पहुंची, तो कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाकों में जो लोगों की समस्याएं थीं, लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण से उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होंगी। एक एग्जांपल है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का, अवध में। अवध एरिया जो कि आपका पड़ता है लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको अवध एरिया कहा जाता है। तो अवध एरिया में किसानों की, पीजेंट्स की अलग समस्याएं थीं। तो समस्याएं क्या थीं? छोटे किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट लेवी किया जाता था।
क्योंकि जो छोटे किसान थे, जो पीजेंट्स हैं, वो ज़मींदारों से रेंट पे ज़मीन लेकर खेती किया करते थे। क्योंकि छोटे किसानों के पास, जिनके पास जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, उनको पीजेंट्स कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो लैंडलेस फार्मर्स थे वो ज़मींदारों से, लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पे लेकर उस पर एग्रीकल्चर किया करते थे, और उसके बदले में वो रेंट दिया करते थे, किराया दिया करते थे ज़मींदार को। लेकिन ये किराया बहुत ज़्यादा था, इट वॉज टू हाई, एंड समटाइम्स पीजेंट वर अनेबल टू पे दिस रेंट। कभी कभी जो पीजेंट्स थे इस रेंट को पे करने में अपने आप को अनेबल पाते थे, अक्षम पाते थे, बहुत सारे कारणों से। जब नॉन कॉपरेशन की जो ये न्यूज़ थी कंट्री साइड में पहुंची, तो अब इन पीजेंट्स को भी लगा कि यस, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनको हाई रेंट पे करना पड़ता है, और जो दूसरी तरह की समस्याएं वो सॉल्व होंगी। और अवध में जो छोटे किसान थे वो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र यहाँ पे देखिए, बाबा रामचंद्र हु वॉज अ इंडेंटर्ड लेबर, एक इंडेंटर्ड लेबर थे। इंडेंटर्ड लेबर मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया से कुछ इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और दूसरे देशों में उनको लेकर जाती थी और वहाँ पे उनसे काम करवाती थी। उन्हीं को इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता था। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ में सुना होगा कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इनके नाम इंडियंस हैं, इंडियन नेम है उनके, तो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो फोर फादर्स थे, वो इंडेंटर्ड लेबर थे, वो इंडिया से ही गए हुए हैं। तो इस प्रकार से बाबा रामचंद्र भी थे जो कि इंडेंटर्ड लेबर थे, और वो उनको कहाँ पे ले जाया गया था? फिजी में। लेकिन वो वहाँ से लौट आए थे। तो उन्होंने जब अवध में छोटे किसानों की समस्या को देखा कि तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स एंड दे वर लेविंग हाई रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। जब विरोध करना शुरू किया तो इसकी जो सूचना जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंची कि अवध में कुछ किसान हैं जो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, हाई रेंट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना इन लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर लिया जाए। तो इन June 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. By October, Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव को विजिट किया और वहाँ पे वो बाबा रामचंद्र से मिले। उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ डिस्कस किया कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू सॉल्व किया जाए। बाबा रामचंद्र agreed and he gave his cooperation in the non cooperation movement, और इसके लिए वहाँ पे अवध किसान सभा बनाई गई। वहाँ पे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में एक अवध किसान सभा बनाई गई, और जिसके लगभग 300 ब्रांचेस, 300 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे अवध में बन चुके थे। अवध किसान सभा, तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अवध किसान सभा कहाँ पे बनी थी? अवध क्षेत्र में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से अवध किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ, और अवध किसान सभा ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस अवध किसान सभा के जो काम करने का जो तरीका था, जिससे कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। बाबा रामचंद्र बिलीव्ड इन वायलेंस। बाबा रामचंद्र वायलेंस में बिलीव करते थे। उनका कहना था विदाउट फोर्स, विदाउट फिजिकल फोर्स, विदाउट वायलेंस वी कैन नॉट अचीव आवर स्वराज। उनका कहना था कि बिना वायलेंस के हम स्वराज को अचीव नहीं कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया अवध के किसानों ने, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि गांधी जी ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। दे डिड नॉट नो गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वाइल बाबा रामचंद्र बिलीव्ड इन वायलेंस। इस प्रकार से कांग्रेस और बाबा रामचंद्र या अवध किसान सभा के जो वर्किंग टेक्निक्स थी, उनके जो
प्रोटेस्ट करने की जो टेक्निक्स थी वो अलग अलग थी। अवध किसान सभा बिलीव्ड इन वायलेंस while Congress believed in non-violence. In this way, Congress was unhappy the manner Awadh Kisan Sabha was protesting other Awadh Kisan Sabha participating in non-cooperation movement. और जल्द ही गांधी जी ने अवध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसको बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि अवध किसान सभा की जो मेंबर्स थे वो ज़मींदारों पे, ताल्लुकदारों पे, ब्रिटिश ऑफिसेस पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उन्होंने गोडाउंस को लूटा, जो अनाज के रखे हुए गोडाउंस थे उनको लूट लिया। और इस प्रकार से तो ये पूरी तरीके से वायलेंट मूवमेंट हो गया अवध में, जिससे गांधी जी खुश नहीं थे, कांग्रेस खुश नहीं थी। और गांधी जी ने अवध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का निर्णय लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहाँ पे ठीक है नहीं होगा। और अवध किसान सभा ने अपने तरीके से मूवमेंट को जारी रखा। तो इस प्रकार से हमने कंट्री साइड पे हमने इस पे पढ़ा कि किस प्रकार से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से जो पीजेंट्स थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड people in countryside participate in non-cooperation movement. So you have to write this story, these facts in your answer. कि बाबा रामचंद्र who was indentured labor led the peasants and formed the Awadh Kisan Sabha with the help of Jawaharlal Nehru, and Awadh Kisan Sabha participated in non-cooperation movement, but the techniques of protest of Awadh Kisan Sabha was different from the Congress, and our peasants of Awadh Kisan Sabha believed in violence. They attacking on godowns, they attacking on the talukdars, zamindars, and British offices, and due to which Gandhiji was unhappy, and he decided to call off non-cooperation movement in Awadh region. But Awadh Kisan Sabha continued its movement, its struggle in its own way. लेकिन अवध किसान सभा ने अपने मूवमेंट को अपने तरीके से जारी रखा और उन्होंने ताल्लुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स का विरोध जारी रखा। तो बेटा ये आज का सेशन था। आई होप दैट यू अंडरस्टूड, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे, और नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस फिर से करेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपके ग्रुप पे, उसको आपको सॉल्व करना है। और आई होप दैट आपने इस लाइव क्लास को एंजॉय किया है, आपको अच्छा लगा है, ठीक। मुझे सुन रहे हैं आप? यस सर। ओके, तो हम जब भी इसी लिंक पे मैं फिर से आप यही लिंक आपका रहेगा जो आपका लाइव क्लास होगी, नेक्स्ट लाइव क्लास होगी, ठीक है। आपको मैंने इससे पूरे संबंधित जो भी चीज़ें थी, जो मटेरियल से पहले ही आपको दिया था कि आप इसको पढ़ लें, ठीक है। आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी दिए थे, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। जो फर्दर टॉपिक्स हैं इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी आपको वर्क दिए जाते हैं बेटा उसको आप रेगुलरली करते रहिए और पढ़ते रहिए। और जिस तरह से भी हमको ये अभी हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं आप लोग, तो जो भी तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, हम इसी तरीके से करते रहेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप हमसे शेयर करते रहिए। और जो आपका न्यू सिलेबस है, आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस में आपके उसको कर्टेल कर दिया है, ठीक है, उसको सिलेबस को रिड्यूस किया है। आपको सभी को मिल चुका है वो? हेलो हेलो, नो सर। सिलेबस आप सीबीएसई से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में बेटा भेजा है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो सीबीएसई ने सिलेबस को 30% सिलेबस को कम कर दिया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम उसको पढ़ेंगे, तो आई होप यू एंजॉय इट। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड लक बेटा, गुड लक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Bye, sir.